नमस्कार। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं और ये 12 साल जो पूरे हुए हैं ये ऐतिहासिक है। अगर आप देखेंगे कि लगातार जीते हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार जो प्रधानमंत्री होते हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो मोदी का हो गया है प्रधानमंत्री के रूप में। ये इसकी पटकथा 2013 में अमित शाह ने जो उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से शुरू की थी वो 19 में भी जो चुनाव जीते हैं, जो ऐतिहासिक 303 सीटें आई उसमें भी अमित शाह का योगदान था और 2024 में भी कम सीटें आने के बावजूद जो उसके बाद इमर्ज किया भाजपा उसमें भी अमित शाह का योगदान है। मोदी सरकार के अपनी उपलब्धियां अगर आप देखेंगे तो 2019 में गृह मंत्री के रूप बनने के बाद सहकारिता मंत्री के रूप में जो उपलब्धियां हैं, जो अमित शाह का काम है वो कहीं बड़ा है। वो मोदी सरकार की पूरी उपलब्धियों में सबसे ऊपर गिना जाता है, जिसमें अनुच्छेद 370 खत्म करना भी है, जिसमें पूर्वोत्तर में पूरी की पूरी शांति लानी है, जितने अलगावरी गुट हैं वो सबको समझौता करके 10,000 लड़कों का जो कैडर थे उनका हथियार डलवाना हो, और नक्सलवाद जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था 20 साल पहले 2006 में, जिसके बारे में मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि ये जो नक्सलवाद है आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है, और वो नक्सलवाद खत्म हो गया, नक्सली खत्म हो गए। बड़े बड़े नक्सली जो थे, जो कट्टर जो कहा जाता था कि 1980 से 82 से जुड़े हुए थे, सबने सरेंडर कर दिया या मारे गए। अब नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा भी हो गई। ये असंभव सारी चीजें, दिखने वाली चीजें जो थी वो संभव कर दिखाया अमित शाह ने। तो जैसे ही मोदी सरकार के 12 साल और उसकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो अमित शाह के बिना वो सारी की सारी अधूरी रह जाती है। अमित शाह के बिना उसकी आप चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती। और अगर आप पहले देखेंगे तो गृह मंत्री के रूप में भी जब गृह राज्य मंत्री थे, वो जब मोदी वहां पे गुजरात में मुख्यमंत्री थे उनके, और जो घेरने की कोशिश हुई थी 2002 के दंगों में, नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश हुई थी, एसआईटी गठन हुआ, ये तमाम चीजें, लेकिन उसके बाद जो सबसे करीबी थे वो अमित शाह थे और अमित शाह को घेरने की कोशिश हुई, उनको मर्डर केस में फंसाने की कोशिश हुई, शहाबुद्दीन केस खोल करके और उसमें उनको किया गया कि भाई कहीं ना कहीं से ये शामिल हैं और इन्होंने गलत इनकाउंटर करवाया, एफिडेविट चेंज हुआ था, जेल भेज दिया गया था, गुजरात से जो है बाहर कर दिया था, गुजरात में नहीं आ सकते हैं। बाद में पूरा बरी होकर के सामने आए और 2013 में जब प्रधानमंत्री के पद के लिए नरेंद्र मोदी को पार्टी ने नामित किया कि अब इनके प्रधानमंत्री के रूप में इनको प्रोजेक्ट करके और उसके बाद हम चुनाव में जाएंगे, तो कमान जो सबसे मुश्किल राज्य था और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की कमान, महासचिव बना करके उत्तर प्रदेश की कमान उनको दी गई। उसके पहले भाजपा की स्थिति 7-8 आती थी, 10 आती थी, लंबे समय से वहां नहीं थी भाजपा, सपा और बसपा का था। वहां मैक्सिमम लोग जब सोचते थे कि भाजपा अगर 20-25 भी बार तक आ जाए तो बहुत होगा, और वहां चौंकाने वाले नतीजे लाए जिसमें 71 सीटें अकेले भाजपा की थी और 73 जो है सहयोगी दलों के साथ, अपना दल मिलाकर के 2 सीटें उनकी थी, तो 73 आप समझ लो कि भाजपा की 80 में से। और अगर 282 का जो टोटल स्ट्रेंथ था और 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को अपने दम पे बहुमत मिला था, तो उसमें ये जो 71 सीटें भाजपा की थी उसकी कितनी भूमिका थी, कैसी थी, आप सोच सकते हैं। अगर ये नहीं होती तो भाजपा जो है वो 211-12 पे होती। 2014 की बात कर रहा हूं मैं। उसके शिल्पी जो थे वो अमित शाह थे और जो उनकी मेहनत थी। मुझे ध्यान है एक बड़े नेता वहां बता रहे थे, अमित शाह के करीबी थे, चुनाव में उस वक्त लगे हुए थे, तो वो अमित शाह के पास गए थे और उनको कहा, 2014 की बात बता रहा हूं मैं,
और उनके पास गए कि एक 8 बार के सांसद हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। 8 बार के सांसद मतलब भाजपा के बहुत बड़े नेता, और आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोले कि नहीं, उनके लिए हमारे पास समय नहीं है, उनको बोलो कि बाद में आ जाए, बाद में मिले हैं कभी। बोले नहीं, वो आए हुए हैं। बोले कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, मैं जानता हूं क्यों आए हैं, और मेरा 15 मिनट का समय बर्बाद हो जाएगा। उनको बोल दो कि उनका काम हम नहीं कर पाएंगे, वो हमें पता है किस लिए आए हैं। यानी कि जो एक एक मिनट का 10-15 मिनट भी है, कहीं भी है, समय बर्बाद नहीं करते हैं। ये मुझे खुद बताया था एक बड़े नेता ने। ये वहां पे छोटी छोटी जातियों को गोलबंद करके, सबको जोड़ के, और उसके बाद उसकी जीत की कहानी लिखी और 71 सीटें आई। ये जो जीत होती है ना, ये कहानी और बताता हूं, बहुत मजेदार है। उससे आप समझेंगे कि चुनाव की जो रणनीति होती है और जमीन की जो समझ और पकड़ अमित शाह की है, वो शायद ही किस नेता की होगी। वो कहानी बिहार की है। बिहार में सीमांचल के इलाके में, जगह का नाम नहीं लूंगा, एक बड़े नेता हैं, 6-7 बार के वो विधायक रहे हैं। 2015 का इलेक्शन था, और 2015 के इलेक्शन में जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था, जेडीयू 2013 में भाजपा से अलग हो गई थी। 2014 में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2015 में माहौल खराब हो गया। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया। मोहन भागवत का जो बयान था लखनऊ में, उसको आरजेडी ने बड़ा मुद्दा बना दिया, और भाजपा की स्थिति खराब थी। भाजपा हार भी गई थी, बहुत बुरी हार हुई थी उसकी। वो अलग बात है कि 2 साल बाद 2017 में फिर नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ के भाजपा के साथ आ गए, और फिर भाजपा के साथ रह के मुख्यमंत्री बने, वो अलग है। लेकिन 2015 में बहुत हार हुई थी बुरी। तो उसमें वो जो विधायक थे, उन्होंने मुझे बताया, और उनका कहना था कि रात में जब मतदान था उसके 3 दिन पहले अमित शाह उस एरिया में, उस क्षेत्र में गए थे दौरा करने। रात में लगभग 1 बजे उनको बुलाया गया कि आपसे मिलेंगे। तमाम जितने उम्मीदवार थे सबसे मिल रहे थे, तो ये भी मिले, और इनको उन्होंने, अमित शाह ने कहा कि हम इस एरिया के जितने भी 6-7 सीटें हैं सब हम हार रहे हैं। आप लगातार जीतते रहे हो, लेकिन आपकी सीट भी फंस गई है। 5000 वोट की और व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, तभी ये सीट बच पाएगी, और उसके लिए आप कोशिश करो कि 5000 और वोट कैसे लाया जाए। वो चले गए। वो बता रहे थे मुझे कि उनको लगा कि ये कैसे कह सकते हैं, मैं यहां जीतता हूं और जितने लोगों को मैं हिसाब जोड़ रहा हूं, तो कम से कम 12000 वोट से वो कहे थे कि मैं जीत रहा था। मेरा उनका अपना कैलकुलेशन था कि कम से कम 11000-12000 वोट से मैं जीत रहा हूं। ये कैलकुलेशन था। और जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तो वो 3-3,500 वोट से हार गए। अमित शाह ने उनको 5000 और अतिरिक्त वोटों की व्यवस्था करने के लिए कहा था, और कहा था कि आप भी हार रहे हो, सब सीटें हम हार रहे हैं। ये ग्राउंड की पकड़ होती है। ये पता होता है कि कहां कितने वोट किस तरफ जा रहे हैं। ये अमित शाह का शुरुआती समय था, जब वो जीत की जो राजनीति थी वो बना रहे थे, पार्टी अध्यक्ष थे, और पार्टी अध्यक्ष के रूप में पार्टी खड़ी कर रहे थे। पश्चिम बंगाल का आया कि जब पश्चिम बंगाल की वो चर्चा शुरू की है, अब तो पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई है इस बार, और ऐतिहासिक जीत, और पूरा का पूरा अगर एकमात्र श्रेय किसी को जाता है उस पूरी जीत का, तो अमित शाह का। पूरी रणनीति अमित शाह की, सब कुछ उन्होंने स्क्रैच से पार्टी खड़ा किया। उसके पहले पार्टी वहां कहां जीतती थी, कुछ था ही नहीं। जब उन्होंने 2015-16 में जब वहां के मीटिंग ली 15 में कि भाई हमारी पार्टी की क्या स्थिति है वहां पे, और वो नेशनल ड्राइव चला था, उसमें अध्यक्ष के लिए वो सदस्यता अभियान और तमाम चीजें, 11 करोड़ सदस्य बने थे, वो सब चीजें पार्टी का आया। पार्टी के बारे में फिर से बताऊंगा, पहले वहां के जो पश्चिम बंगाल की चर्चा थी उसकी बताता हूं। तो उस वो बैठक जब ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कितने वोट हमें वहां मिलते हैं, कोई है ही नहीं वहां। तो हुआ कि उसमें 4.5-5 लाख वोट भाजपा को केवल मिलते हैं। बोले कि भाई जब कोई पार्टी में वहां है ही नहीं, हमारा कोई जीतता नहीं है, कहीं कोई संगठन नहीं है,
तो ये 5 लाख कौन लोग हैं, 4 लाख जो है, 5 लाख कौन लोग हैं जो फिर भी भाजपा को वोट देते हैं? ये ढूंढो इनको। और ये हमारे कार्यकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि इनको विचारधारा पे, हमारी विचारधारा पे भरोसा है। और वहां से पार्टी की शुरुआत की और एक मिशन के रूप में लिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडर हैं जनसंघ के, जहां से भाजपा निकली है, उनके राज्य में भाजपा को हमें लाना है, कमल खिलाना है। और 10-11 साल बाद, 1 दशक बाद अगर कहें, तो वो सफल हुआ। ये रणनीति जो है वो अमित शाह तैयार करते थे। और अमित शाह जो उन्होंने भाजपा का ये शहरी बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी से कहा जाता था कि ये बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, शहरी मध्यम वर्ग जो है वही इसको वोट देता है, बाकी कोई इसको वोट देता नहीं है। मैंने आपको बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश की पटकथा लिखी उन्होंने। जब अध्यक्ष के रूप में जब वो आए, तो उन्होंने पूरी पार्टी को एक ड्राइव चलाया कि सबको हमें मेंबरशिप ड्राइव करना है, मेंबर बढ़ाना है हमें। और जो मेंबरशिप की ड्राइव चली, मेंबरशिप का जो काम हुआ, 11 करोड़ मेंबर। भाजपा कभी सोच नहीं सकती थी कि 11 करोड़ उसके सदस्य होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, राजनीतिक पार्टी हो गई जिसके इतने मेंबर हों। अभी भी जो इस बार जो पिछले सितंबर में, अक्टूबर में जो पूरा मेंबरशिप का ड्राइव चला था, उसमें जो सदस्यता अभियान था, उसमें लगभग 13-14 करोड़ के आसपास के मेंबर का है। यही नहीं किया, हर जिले में भाजपा का अपना कार्यालय हो, किराए कार्यालय में कहीं चल रहा था, कहीं कुछ था, छोटी छोटी जगहों पे था। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अगर सत्ता आ रही है, भाजपा का पैसा है, तो वो अपनी जमीन ले, हर जिले में ले, और हर जिले में उसका अपना मुख्यालय हो, मतलब एक जगह बैठने की हो, लोगों को बिल्कुल पता है कि भाजपा का मुख्यालय कहाँ है, वहां काम करने वाले लोग हों जो पहुंचे, तो वहां बातचीत हो, मीटिंग हो, सेमिनार हो, जो भी हो बिल्कुल अपना हो, क्योंकि अधिकांश जगह कार्यालय नहीं थे भाजपा के। और वो ड्राइव चला, और आज की तारीख में लोग कहते हैं कि कुछ जिलों को छोड़ दें तो लगभग 99% कहें या 100% में कह सकते हैं कि हर जिले में जो भाजपा का अपना कार्यालय, अपना संगठन आपको दिख रहा है, वो ये भी अमित शाह की ही देन है। और 2019 में के पहले आप मोदी सरकार के खिलाफ पूरा अभियान चला था, आपको ध्यान होगा, अवार्ड वापसी का, देश में नफरत बढ़ रहा है, अरुण जेटली रोज लेख लिखते थे, अमित शाह अध्यक्ष थे, उनको पूरी रणनीति तैयार करनी थी। और मुझे ध्यान है जनवरी महीने में लाल किला मैदान में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, उसमें अमित शाह भी थे, मोदी भी थे, और सीए के खिलाफ पूरा का पूरा अभियान चल रहा था, शाहीन बाग चरम पे था। और उसमें अमित शाह ने कहा था कि ये जो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये पानीपत की चौथी लड़ाई है। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, 1526 में लड़ाई हुई थी, 1556 में हुई थी, 1526 में बाबर जीता था, और 1556 में हेमू को हरा करके हुमायूं जीता था, और उसके बाद 1763 में अब्दाली जीता था मराठाओं को हरा के। और तीनों लड़ाई ने भारत की तकदीर बदल दी। 1526 कहें तो मुगल जो है शासन की नींव जो है वहां से पड़ी, लेकिन 1540 में हुमायूं को भागना पड़ गया था, वो हार गया था, और फिर ईरान के शाह की मदद से फिर आया, और 56 में जो लड़ाई हुई और हेमू जो थे वो मारे गए, तो उसके बाद फिर अकबर का कुछ दिनों बाद हुमायूं की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद अकबर का शासन शुरू हुआ, तो मुगल साम्राज्य अगले 200-300 सालों तक रहा। और मराठा जब अपने चरम पे था, 1763 में मराठाओं की जब हार हुई मोहम्मद शाह अब्दाली के हाथों, तो उसके बाद मराठा साम्राज्य भी पतन में चला गया, खत्म। यानी कि पानीपत की हर लड़ाई जो है वो देश के भविष्य की दिशा तय करता है। अमित शाह ने कहा था कि
जो 2019 का चुनाव है वो भी देश की भविष्य की दिशा तय करेगा। और इस बार अगर भाजपा जीत गई तो फिर भाजपा अगले 35 सालों तक, 35 साल शब्द प्रयोग किया था, बिल्कुल ध्यान है मुझे, अगले 35 सालों तक भाजपा फिर नहीं हारेगी। और देखा आपने कि भाई उस वक्त वो पुलवामा की घटना हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, तमाम चीजें हुई और उसके बाद भाजपा जीती और ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद थे और अमित शाह उसके बाद जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ गए। पहली बार केंद्रीय मंत्री बने, गृह मंत्री बने और गृह मंत्री भी इसलिए बने कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब तक मेरे ऊपर जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, मैं जब तक तमाम आरोपों से बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं कोई संवैधानिक पद नहीं लूंगा, सरकार में नहीं आऊंगा। और उसके पहले वो बरी हो गए थे तो वो गृह मंत्री बने। गृह मंत्री बनने के बाद लगा कि भाई जैसे गृह मंत्री होते हैं जो तमाम समस्याएं हैं उससे निपटने की कोशिश करते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो वैसे भी इनका रहेगा। लेकिन गृह मंत्री बनने के 2 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर जो इन्होंने धमाका किया वो उसकी गूंज, उसको मतलब इतिहास है वो। 370 को लेकर के पूरी दुनिया चिल्लाती थी कि यह हो नहीं सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल कह दिया कि आपको पसंद नहीं है तो आप हटा के दिखा दो, चैलेंज किया था। और मुझे गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि जब वो फाइल शुरू हुई, बहुत गोपनीय तरीके से फाइल शुरू हुई थी क्योंकि बाहर चीजें नहीं आनी थी। लोगों को निकालने का कैसे शुरू हुआ वो भी आपको पता है कि कैसे वहां लाखों लोगों को निकाला गया। 5 अगस्त को मतलब 370 निरस्त करने का विधेयक पास करने, संसद में पास करने के पहले जुलाई में ही अमरनाथ यात्रा जो है वो कर्टिल कर दी गई। तो खैर वो बता रहे थे कि जब सब उस पर ओपिनियन लिया, क्योंकि फाइलें चलती हैं, क्योंकि कैबिनेट में आप रखोगे तभी जब सब फाइल हो और उस फाइल पे सबकी नोटिंग हो, कोई एक आदमी का चलेगा नहीं। तो लोग कहते हैं कि उसमें जितने बड़े होम सेक्रेटरी से लेके बाकी ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, बाकी लोग जो थे, वो सब ने उस पर अपने अपने राय दी और अधिकांश का कहना था कि 370 आप कानूनी रूप से खत्म नहीं कर सकते हो। उनके अपने अपने तर्क थे। उन्होंने हवाला दिया कि संविधान ये कहता है, ये कानून ये कहता है, अनुच्छेद 370 में ये लिखा हुआ है, जो कश्मीर का अपना जम्मू कश्मीर का संविधान है उसमें ये चीजें लिखी गई हैं, उसको आप ऐसे सुपरसीड नहीं कर सकते हो। लोग बताते हैं कि अमित शाह ने जब गृह मंत्री के रूप में उसके बाद फाइनल कमेंट लिखा उस फाइल पे, और वो अपने हाथों से 40 पेज का, टाइप किया हुआ नहीं, हाथ से लिखा हुआ 40 पेज लिखा। जितने तर्क दिए गए थे कि 370 नहीं हट सकता है, उन तमाम को खारिज किया और उसके लिए संविधान के कानून की तमाम धाराओं का, सब कुछ का हवाला दिया कि ये इस कारण से आप जो तर्क दे रहे हो कि 370 हटाने में ये समस्या आएगी, ये कोई समस्या नहीं है, ये कानून ये कहता है, ये कहता है, संविधान सभा की बहस में ये हुआ था। तमाम चीजों का रेफरेंस देते हुए 40 पेज का नोट लिखा और उस पर साइन किया और वही कैबिनेट में रखा गया, वही आधार बना। और वही जो कानूनी आधार था जो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में, जब बाद में जब उस पर पूरी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाई और कहा कि बिल्कुल वैधानिक रूप से, ये संवैधानिक रूप से सही फैसला है 370 खत्म करने का। आपको पता है 370 के निरस्त करने के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये हैं अमित शाह, ये उन्होंने लिखा। और आगे जब सीए की बात आई तो देखो सीए वाले मामले में उनको बैकफुट पे आना पड़ गया, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या है, समस्या से निपटना है। वो उनको था कि हमें इस बात से इसको दूर करना है, घुसपैठ नहीं होना चाहिए। उनका एक अपना कन्विक्शन था कि बांग्लादेश से आए हुए अवैध घुसपैठे जो देश में ना हो। लेकिन यह भी था क्योंकि आसाम का उन्होंने देख लिया था
कि आसाम में जो पूरा का पूरा आंदोलन हुआ था वो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों में, उसमें सभी लोग शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे। और जो वहां पे एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ, उसमें लगभग 19 लाख जो हैं वो निकले थे, जिसमें अधिकांश तो हिंदू थे। अब सवाल यह है कि भाजपा जैसी पार्टी हिंदुओं को वापस बांग्लादेश तो नहीं भेज सकती है जहां पे उनके साथ इतनी प्रताड़ना होती है। आज भी हम सुनते हैं उनके खिलाफ प्रताड़ना की तमाम चीजें। पिछले साल ही मोहम्मद यूनुस जब अंतरिम सरकार के प्रमुख थे तो क्या क्या नहीं हुआ, कैसे लोगों को मार के और पेड़ पे लटका दिया गया, लोगों के, हिंदुओं के घरों पे कैसे हमला हुआ, सबने देखा। शेख हसीना के समय जब भागी थी उस वक्त क्या क्या हुआ था हिंदुओं, सबने देखा था। तो वो कर नहीं सकते हैं। और फिर आसाम का जो बिल्कुल सीधा था कि भाई अगर आप अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे तो जो हिंदू हैं उसको कैसे छोड़ देंगे। तो दरअसल सीएए जो था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, वो इसी के लिए था क्योंकि जो हिंदू वहां से आए हैं उनको यहां पे नागरिकता लेने का एक आधार मिल जाए। और वो गलत ढंग से वहां फंस गए, वहां प्रताड़ित हुए थे, धर्म के नाम पे देश बटा था। वो पूरा अमित शाह का भाषण जो है वो संसद में दिया हुआ, बाकी जगह बोला, उपलब्ध है, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। वो जो विरोध हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जब आए हुए थे फरवरी में, दिल्ली में दंगे हो गए और दिल्ली में दंगा, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है, वो अहमदाबाद से आए और उन्होंने कहा कि भाई इस दंगे की जांच ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा कोई दंगे करने की हिम्मत ना करे। सीए पे बैकफुट हुए, मतलब सीए अगले 3 साल तक, 2020 के बाद 23 तक सीए का कहीं कोई पूछने वाला नहीं था। सीए के लिए कोई चर्चा नहीं होती थी, उसके नियम नहीं बने थे, क्योंकि ये कानून तो पास हो गया संसद से, लेकिन जब तक उसके नियम, रूल्स नहीं आएंगे तो लागू नहीं होगा। और रूल्स नहीं बनाए उन्होंने। वो इंतजार करते रहे कि सही समय पे सही चीज करनी है। और वो क्रोनोलॉजी जो बोल दिए थे वो एक मुद्दा बन गया था कि भाई सीए आएगा और अंत में जो है वो एनआरसी आएगा और डिटेंशन सेंटर बनेगा और सबको, बांग्लादेशियों को निकाल देंगे और उसको मुसलमानों के खिलाफ ले गए लोग। खैर पूरी की पूरी वो उस वक्त जो थी एक नैरेटिव में अमित शाह के खिलाफ चला गया। खैर अमित शाह ने वेट किया, फिर सीए लागू भी किया। और अब जो आया है, उस वक्त नारा था, आपने ध्यान दिया होगा, कि कागज नहीं दिखाएंगे, हम इस देश में हैं, हम रह रहे हैं, हमसे कोई कागज नहीं मांग सकता है। लेकिन जो अभी एसआईआर हो रहा है, भले वो चुनाव आयोग करवा रहा हो, वो क्या है, कागज तो दिखाए, और कागज गलत दिखाए तो भी नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कागज तो दिखाने पड़ेंगे, बिना कागज दिखाए आप रह ही नहीं सकते हो। आप कैसे वोट डालोगे, क्योंकि संविधान लिख रहा है 326 अनुच्छेद कि भारत का नागरिक 18 साल से अधिक उम्र, यानी कि जो एनआरसी, जब भी ममता बनर्जी से लेके विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि तो मिनी एनआरसी है, सुप्रीम कोर्ट में जो अभिषेक मनु सिंघवी से लेके और कपिल सिब्बल जितने तर्क दे रहे थे, वो कह रहे थे कि तो एनआरसी की तरह है, नागरिकता कैसे देख सकता है ये चुनाव आयोग, जो है, जो सूची में है आपको देना पड़ेगा, जो कह दिया कि मैं यहां हूं तो उसको वोट का अधिकार दो। लेकिन कानूनी की नजर से इतने बारीकी से वो गए, समर्थन किया भाजपा ने, अमित शाह ने समर्थन किया कि भाई कोई कह सकता है, चुनाव आयोग के साथ खड़े हुए, बदनाम भी हुए, चुनाव आयोग को कहा गया कि यह भाजपा की बी टीम है, अमित शाह कहने पे करता है, तमाम आरोप लगे। लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग के साथ अमित शाह खड़े रहे, पूरी भाजपा खड़ी रही और एसआईआर हुआ। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसने कहा है कि एसआईआर जो है बिल्कुल वैधानिक है,
संवैधानिक तरीके के अनुरूप हुआ है, और एसआईए के खिलाफ जो कहा जा रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ, वो गलत है। ये फैसला भी आ गया है, क्योंकि जब बिहार में शुरू हुआ था तो लोग चैलेंज किए थे उसको। तो अब जो एनआरसी था, जो बांग्लादेशियों को निकालने की बात थी, वो सीए के मार्फत एनआरसी ला करके करने की बात वो तो नहीं हुई, क्योंकि तमाम उस वक्त विपक्षी शासित राज्यों का, केरल से लेके और तमिलनाडु से लेके पश्चिम बंगाल, और उस वक्त जहां जहां था वो सब ने एक बिल पास कर दिया, अपने बिल के अपने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, हम सीए नहीं लागू करेंगे, तमाम चीजें उस वक्त हुई। लेकिन आज की तारीख में देखें कि 2001 मतलब 2019 में जो दिसंबर में सीए लेके आए थे अमित शाह, आज उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। लोगों को सीए के तहत नागरिकता दी जा रही है, और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसके खिलाफ एक नया अभियान शुरू हो गया है। और ये खुद गृह मंत्रालय के लोग बताते हैं कि भाई जो 3 बड़े उन्होंने लिए थे, अपना एक टारगेट तय किया था, 370, पूर्वोत्तर का आतंकवाद और नक्सलवाद, कि इन तीनों से देश को मुक्ति करवानी है। 370 तो खैर 19 में खत्म हो गया, उसके बाद 2-3 साल वहां पे स्थिति को सामान्य करने में लगे, चुनाव भी हुआ। अब आतंकवाद की नहीं बात कोई करता है, वहां जो इकोसिस्टम थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है, या जो फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इकोसिस्टम को खत्म किया जा रहा है। अब वो पहले जैसी स्थिति वहां हो नहीं सकती। पूर्वोत्तर में शांति है, जितने 15-20 जो अलगाववादी गुट हुआ करते थे, सब एक दूसरे को मारते थे, सब अगर नस्लीय हिंसा को देखें तो मणिपुर को छोड़ के पूरे पूर्वोत्तर में कहीं नहीं है। 10,000 लोगों ने हथियार डाल दिया। और नक्सल की कहानी तो अजीब है, मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि नक्सल जैसी समस्या और बस्तर जैसे इलाके में अबूझमार के जंगल, जिसके बारे में कहते हैं कि अंग्रेज भी वहां नहीं गया था, कोई शासन प्रशासन के लोग वहां जाते नहीं थे, वहां के लोगों को पता ही नहीं था प्रशासन की क्या चीज है। और जब 1980 में नक्सली आ गए तो उसके बाद तो सबको मार के भगा दिया, जो टीचर थे, स्कूल थे, सब। और वो जनता सरकार जो है, वो जनता की सरकार जो है वो अलग से एक बना दी उन्होंने कि भाई हमारी सरकार चलेगी, कोई यहाँ पे नहीं आएगा। और हथियार बंद जो 2010 में जो 75-76 सीआरपीएफ जवानों को मार दिया था, कभी झीरम घाटी में पूरा का पूरा कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे उस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, सबको उड़ा दिया, छत्तीसगढ़ के नेता को सबको मार दिया था। वो नक्सली खत्म हो जाएंगे, ये सोचना असंभव लग रहा था। और 2019 के बाद जब अमित शाह बने और ये नक्सल पे जब उन्होंने मीटिंग लेनी शुरू की, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रॉब्लम क्या क्या है, पहले उसको दूर करो। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई जो सिपाही थे, उनकी वहां पे उस ढंग से जानकारी नहीं थी जंगल की, जो सरेंडर नक्सली थे वो कम, उनको भी लिया जा रहा था लेकिन बहुत कम किया जा रहा था। उनकी एक अलग बटालियन बना दी, डिस्ट्रिक्ट गार्ड करके एक अलग छत्तीसगढ़ का बना दिया कि भाई वो उसमें रहेंगे। जो ये एक बात आई थी उसमें, जो मुझे ध्यान है कि मीटिंग हो रही थी और ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में हिंसा करते हैं, और छत्तीसगढ़ में जब पुलिस अभियान चलाती है तो गढ़चिरौली विभाग जाते हैं, वो झारखंड चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं, वो तेलंगाना चले जाते हैं। वहां किसी भी राज्य में चलता है तो दूसरी जगह सब नक्सली भाग जाते हैं और कहीं कुछ हो नहीं पाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, संयुक्त टीम बनाओ, ज्वाइंट जो है ऑपरेशनल फोर्स हो, खासतौर पर सीमावर्ती जिलों में, जिसमें दोनों राज्यों के हों और स्पेशल फोर्स जो सीआरपीएफ की है वो भी हो। और मैं तो कई सुरक्षा कैंपों में दौरा किया, वहां पे लोकल पुलिस, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ के और बीडीजी जो ये डिस्ट्रिक्ट गार्ड वाले जो थे, जो सरेंडर नक्सली थे,
ये सब होते थे 200 के आसपास, वो होता था उसमें, हर जगह होते हैं और सारे चीजों से लैश। और ये हुआ कि हमें जानकारी ही नहीं है, तो कहा कि जानकारी कैसे मिलेगी। एनटीआरओ को शामिल किया। एनटीआरओ टेक्निकल सर्विलेंस की देश की सबसे बड़ी इकाई है। आरएडब्ल्यू की तरह समझ लीजिए कि रॉ जो है उसकी तरह का है, लेकिन टेक्निकल सर्विलेंस करता है वो नेशनल टेक्निकल रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है। और सैटेलाइट वगैरह सबसे उसकी पूरी मैपिंग होती है, पूरे एक एक इंच की मैपिंग करवा के कहाँ कहाँ क्या मूवमेंट है, कितने गांव हैं, कितने लोग वहां रह रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इनके रहने के ठिकाने कहाँ हैं, कैसे कहाँ से आते हैं जाते हैं, सब कुछ डिटेल वहां से लिया, सारा डिटेल। एनटीआरए के अधिकारी अभी जब छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में कार्यक्रम था और सबको सम्मानित किया जा रहा था, तो एनटीआरओ के अधिकारियों को भी सम्मानित किया नक्सल को खत्म करने के योगदान देने के लिए। एक बड़ी समस्या थी कि जो नक्सल जब मुठभेड़ होती है, सीआरपीएफ के जवान घायल होते हैं और सुदूर 100-200 किलोमीटर के अंदर में है, सड़क वहां नहीं है, और जो घायल होते हैं उनको कंधे पे ढो के लाया जाता है, लाते लाते उनकी जान चली जाती है, उनकी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने, अमित शाह ने सुनिश्चित किया कि वायुसेना से बात की, उनके 6 हेलीकॉप्टर लिए, हेलीकॉप्टर पर उनके कमांडो तैनात, अलग अलग नाइट विजन के साथ जो है वो फैसिलिटी के साथ, नाइट विजन फैसिलिटी के साथ हेलीपैड बनाए कि अगर कोई हमारा जवान कहीं घायल हो जाता है तो उसको तत्काल लाया जाए और उसको बेहतर इलाज रायपुर में हो, जगदलपुर में हो, उसको इलाज करवाया जाए। एक बार तो उन्होंने ऑपरेशन रोक दिया था जवानों की सुरक्षा के लिए, ऑपरेशन रोक दिया था। और यह हुआ था उसमें कि जब जवान ऑपरेशन करने जा रहे थे तो नक्सली जवान आगे ना आए, सीआरपीएफ के उनके इलाके में न घुसे, तो वो हर जगह पे नुकीले जो हैं वो स्पाइक्स जो बना करके, नुकीले नुकीले छड़ जो हैं वो बना के लगाते थे लोहे के, और उसमें जहर मिला देते थे, एक तरह का केमिकल। और जो सीआरपीएफ जवान के बूट में वो घुसता था और बूट को चीरते हुए पैर में घुस जाता था और उसका जहर पैर में फैलता था। जब ये बात 4-5 जवानों के पैर काटने पड़े, ये बात जैसे संज्ञान में आया, जानकारी में अमित शाह की आई ये बात, तो उन्होंने तत्काल कहा कि भाई ये ऑपरेशन बंद होना चाहिए जब तक इसका नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने तमाम एजेंसियों से संपर्क किया कि भाई इसके लिए क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, मीटिंग हुई। फिर स्पेशल जो हैं वो जूते बने, सेंसर के साथ जूते आगे के बने कि भाई आप सेंसर लेके चलो आगे, और लोहे का कोई स्पाइक होता है तो वो सेंसर जब आवाज देता है फिर उसको निकाल लो, फिर आगे बढ़ो। फिर नक्सलियों ने चेंज कर लिया, वो लोहे के बजाय वो बांस के स्पाइक्स बनाने लगे, नुकीले नुकीले, और उसमें जहर मिलाने लगे। तो फिर स्पेशल जूते बनाए कि जिसमें वो बांस वाला भी न घुस पाए अंदर। और जब ये हो गया तो फिर ऑपरेशन शुरू हुआ कि इसके बाद ऑपरेशन शुरू करो। ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं और जवान मर रहे हैं, जवान नहीं मरने चाहिए। और मैं जब सुरक्षा कैंपों में गया, मैंने खुद देखा, आप सोचे ड्रोन, 2-2 ड्रोन वहां रखा हुआ है, एक 5 किलोमीटर दायरे का, एक 25 किलोमीटर दायरे का, जो ऊपर उड़ता है, नीचे बकरी भी घूम रही होती है तो नजर आता है। 2 स्नाइपर जो है वो उनके पास राइफल, वो कि एक 1.2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी तक जो सटीक निशाना लगा सकते हैं, ऐसे अलग से व्हीकल बनाए, आर्मर्ड व्हीकल, जिसमें 20-25-18 जवान अंदर बैठ लें और वो 360 डिग्री में घूम के फायर कर सके। उसके टायर उन्होंने ऐसे बनवाए कि अगर वो पंचर हो जाए तो भी 30-40 किलोमीटर तक वो दूरी तय कर ले। यानी कि ऑपरेशन में जितनी सहायता हो सकती हो वो सब दिया। और ये सब कुछ कर रहे थे, ये बना रहे थे, लेकिन उनको ये अंदाज था कि कहीं ना कहीं से जो सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, उनकी पूरी मदद के बिना वो संभव नहीं हो पाती है। और
2024 के बाद का अगर देखें तो नक्सलियों का जो खात्मे का वो है, वो डेट भी मुझे ध्यान है कि जब 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई और उसके बाद 21 को 20-21 को मीटिंग थी, 21 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ में, और मेरे पास फोन आया था कि ऐसे मीटिंग हुई है, आप कहाँ हैं? तो मैं दिल्ली में था, कहीं बाहर से लौट के आया था, और ये कहा गया कि नक्सल को पूरी तरह खत्म करने का रोड मैप तैयार हो गया है। आज अमित शाह ने रोड मैप को मुहर लगा दी, अब वो पैक, और नक्सल खत्म हो जाएगा। हमने कितने दिनों में? बोले 3 साल लगेंगे मैक्सिमम। 2024 की बात बता रहा हूं मैं, जनवरी की 21 जनवरी। और हमने कहा कैसे कैसे है? बोले कि आपको लिखना है तो इसमें इंटेलिजेंस भी है, इसमें हम सुरक्षा चौकियां जो हैं बहुत तेजी से बनाएंगे, और जितने भी एक सुरक्षा चौकियों का एक ग्रिड का पूरा उन्होंने कहा है कि जितने भी इलाके हैं वो हर 6 किलोमीटर 60 किलोमीटर के दायरे में एक सुरक्षा चौकी हो, कहीं पे कोई हमला हो तो बाकी जगह से आप उसकी मदद करने के लिए आ जाए। एक सुरक्षा ग्रिड पूरे के पूरे उसमें करना है, और जानकारी आपके पास पूरी वहां से है, एनटीआरओ से लेके सब आपको सूचनाएं मिल रही हैं। और बोले कि इसमें बनाओ और काम शुरू करो। फिर उसके बाद अगस्त में चुनाव जब खत्म हो गया, उसके बाद 24 अगस्त का मुझे ध्यान है, मैं भी था रायपुर में बैठक थी, और उस बैठक में जब उन्होंने समीक्षा किया कि कितने सुरक्षा कैंप बन गए हैं, आगे कितने दिनों में बन जाएंगे और क्या रफ्तार हमारी है, तो उसमें आया जब उसी दिन शाम को उन्होंने घोषणा की कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नक्सली खत्म हो जाएंगे, नक्सल नहीं रहेगा, देश मुक्त हो जाएंगे, नक्सली मुक्त हो जाएगा देश। ये उस दिन की घोषणा थी। क्यों? क्योंकि फरवरी से लेकर के अगस्त तक जितना डेवलपमेंट हुआ उससे उन्होंने माप लिया कि अब इसके बाद नक्सली जो है का मूवमेंट मैं बंद कर दूंगा। और आपको ध्यान होगा कि 2024 में ही शायद अक्टूबर नवंबर में वो बूढ़ा पहाड़ का ऑपरेशन झारखंड में हुआ। गया के पास एक पहाड़ी थी जिसको बिल्कुल एकदम बना लिया था उन्होंने अपना अड्डा, उस पर ऑपरेशन हुआ। और ये चकबंदा जो पहाड़ था उस पर ऑपरेशन हुआ, और वहां से नक्सली जो पहाड़ पे बिल्कुल घेरे हुए थे चारों तरफ से, उसका कोई जा नहीं सकता था, वहां से नक्सलियों को फ्लश आउट हुआ, करते 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 और अंत में नक्सली खत्म हो गए। और जो फाइनल जो हुआ असॉल्ट, वो उनका जो हेडक्वार्टर था उस पे जाके उन्होंने अटैक किया, जो पिछले साल किरगोट्टालू की पहाड़ी, कोरेगोट्टालू या कोरेगोट्टालू की पहाड़ी, ऐसे कुछ उसका नाम है, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वहां पे जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें कहते हैं कि 3 साल तक खाने पीने के लिए और 1000 नक्सलियों के रहने के लिए पूरी व्यवस्था थी वहां पहाड़ी पे। हेडक्वार्टर था उनका कोरेगोट्टालू की पहाड़ी पे, और उसमें 500 मीटर के अंदर में गुफाएं थी जिसमें 45 डिग्री टेम्परेचर में भी अंदर जो है बिल्कुल एकदम ठंडा हो, कहीं कोई गर्मी का कोई कुछ बात नहीं हो। और वहाँ जिस वक्त ऑपरेशन हुआ था उस वक्त लगभग 860-61 नक्सली मौजूद थे। मारे 30-32 ही, लेकिन बाद में कहा गया कि मारने का उद्देश्य भी नहीं था। बहुत मुश्किल था ऑपरेशन, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन सबको फ्लश आउट करने में वहां से सफल सहायता मिली, सबको किया, और उसके बाद जब बाहर भागे तो सब उसी के बाद घेर के जो ऑपरेशन हुआ उसमें मारा गया। अब ये 2 चीजों के बाद अब जो चौथा जो उनका अब नया जो आया है नक्सल के बाद, वो है घुसपैठ वाला, कि घुसपैठ से देश को मुक्त करना है। तो जो घुसपैठ से देश को मुक्त करना है उसमें आप देख लो कि बिहार के इलेक्शन के बाद अभी फरवरी में बैठे थे सीमांचल में, एसपी डीएम के साथ बैठक कर रहे थे और टारगेट दिया। एक एसपी ने बताया उसमें कि बैठक में सब जब मौजूद थे तो अमित शाह ने साफ कह दिया कि देखो ये करके हमें दिखाना है,
घुसपैठियों का पूरा इकोसिस्टम खत्म करना है, घुसपैठ रोकना है और जो घुसपैठी है बाहर निकालना है। और इसके लिए आपको ये काम करने होंगे। और अगर कोई अधिकारी ये चाहता है कि वो काम ना कर पाएगा, हो सकता है किसी इच्छा हो कि हम ही ना करें, तो अभी वो बोल दे तो उसका ट्रांसफर करवा देंगे, लेकिन ये काम का हमें करके देना है। और अभी उनका पूरा प्लान जो है वो बीकानेर से लेके और गुजरात, त्रिपुरा, सब अब उनका सीमावर्ती इलाकों में ही प्रवास का पूरा 15 तारीख तक का प्रोग्राम सब आ गया है। तो अगला जो अगर आप देखेंगे तो इस पे है। और एक ड्रग वाला उन्होंने सिस्टम, पूरा देश को ड्रग से मुक्त करना है। तो एनकॉर्ड नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो हर जिले से लेके और नेशनल लेवल तक बना है। और बड़े बड़े आप स्मगलर को, ड्रग जो है सरगनाओं को देख रहे हैं कि विदेशों से लाया जा रहा है अगर, तो उसी का परिणाम है। वो एक बड़ी लंबी चीज है जो अलग से मैं कभी बताऊंगा। तो ये तो इनकी रही गृह मंत्री के रूप में उपलब्धियां। लेकिन 2014 का जो 24 का जो सेटबैक था वो भाजपा के लिए बड़ा था, बहुत बड़ा था कि 240 में सिमट जाना, अब की बार 400 पार के नारे के बावजूद, और कांग्रेस का हमला मजबूत होकर आना। 44 सीटें उसकी 14 में थी, 52 जो है 19 में थी, और 99 सीटें पहुंच जाना। और जो आक्रामकता कांग्रेस की, राहुल गांधी की, वो गजब था। और ऐसे में जब एक डिमोरलाइज फील कर रही थी बीजेपी, कोलिशन एनडीए की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री उसको भी बेहतर तरीके से चला रहे थे और अभी भी चला रहे हैं सबके साथ, उसमें कोऑर्डिनेशन में कोई सरकार के कामकाज में रत्ती भर का फर्क नहीं आया। लेकिन हाँ, एक डिमोरलाइज तो था ही कि अब पार्टी, अब कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। तो एक बार फिर अमित शाह जो हैं वो सामने आए और सबसे टफ जो काम थे वो उन्होंने लिया। पहले भी लेते रहे हैं, मतलब 2024 के इलेक्शन के पहले आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश देख लें तो बहुत टफ था। और वो टफ काम जो है वो उन्होंने करके दिखाया था। और वैसे ही 2022 का अगर आप गुजरात का इलेक्शन ले लें तो 2017 के इलेक्शन में 99 सीटें से लेकर के 156 सीटें जो पहुंचाई, तो वो जो रणनीति थी वो अमित शाह की थी, वो भी थी। लेकिन 2024 के बाद अमित शाह, मतलब भाजपा का जो कार्यकर्ताओं का जो मोरल डाउन था वो ऊपर लाने के लिए अमित शाह ने बड़ा काम किया, असंभव चीजें कर दिखाई। हरियाणा, ये कहा जा रहा था कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और हरियाणा हार जाएंगे। आधी सीटें रह गई थी, 5 सीटें केवल आई थी 10 में से लोकसभा में 2024 में। हरियाणा की जीत जो बधाई दे रहे थे और ये माना था कि कांग्रेस जीत ही रही है, वो कहते हैं कि वो शेर के जबड़े से जीत को छीन के निकाला और भाजपा को वहां पे ताज पहनाया। सेम सिचुएशन आपको देखेंगे कि आप महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में भी यही किया। फिर बिहार जब आया, वह दिल्ली आया, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल को हराना कितना मुश्किल था। और पूरी कमाल अमित शाह संभाले हुए थे, पूरी कमाल, एक एक वोट की चीजें कि कहां से कैसे करेंगे। और उसके बाद बिहार, और अब जो है वो पश्चिम बंगाल भी, आसाम तो खैर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिता ही दिया। इसके आगे अब शायद उत्तर प्रदेश में लग जाएंगे, पंजाब में लग जाएंगे। मतलब एक, अगर मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं तो उस 12 साल में अमित शाह का जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार की उपलब्धियों के रूप में भी, और पार्टी का जो विस्तार है। आज जो एक भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बनी है, इतने राज्यों में जीत रही है, वो सबके पीछे कहीं ना कहीं, जिन्हें आधुनिक चाणक्य कहते हैं, वो अमित शाह की ही भूमिका है। और आगे भी मुझे फिर ध्यान आ रहा है जो 2019 में कहा था कि अब भाजपा नहीं हारेगी, अगले उनके टारगेट में है। और अमित शाह जो हैं वो विपक्ष का जो मुद्दा है
वो मुद्दे को ही ध्वस्त कर देते हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत है। अब जैसे जाति जनगणना, भाई 2024 के इलेक्शन की हार में ये जो था कि भाई ये आरक्षण खत्म कर देंगे और ये संविधान बदल देंगे, और ये एक बड़ा था ये मुद्दा जिसके कारण से वो 224 पे सिमटे, और जो ओबीसी जातियां थीं और जो एससी एसटी भी था वो थोड़ा सा भी पीछे हटा, और इसी कारण सीटें कम हुई, वरना सीटें कम नहीं होती। तो वो लाना है। और जाति जनगणना की बात आप देख रहे थे कि तमाम हर दिन राहुल गांधी बोलते थे कि जाति जनगणना करवाओ, और जातियों को करते हो ओबीसी के खिलाफ हो, हमें 85% है, 90% है। ये जो अंदर की बात है वो ये है कि जाति जनगणना के लिए कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, क्योंकि जनगणना आता है होम मिनिस्ट्री के अंडर में। प्रधानमंत्री को भी अमित शाह ने बनाया, संघ को भी बनाया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर जाति जनगणना की मांग जो है वो ज्यादा बड़ा मुद्दा बन रहा है तो जाति जनगणना करवा ही लेते हैं। और इसके बाद अब उनके सामने चुनौती है सेंसस की, सेंसस के बाद परिसीमन की, डिलिमिटेशन की। बड़ी समस्या उसमें है और चैलेंज बड़ा है, क्योंकि आपने जो बिल पास किया था, अभी जो आपने देखा पूरी बहस जो हुई थी, संसद का जो स्पेशल सेशन आया था 16, 17, 18 अप्रैल को, वो महिला आरक्षण के लिए था। और महिला आरक्षण का जो आपने विधेयक पास करवाया था संसद के नए भवन के उद्घाटन के तत्काल बाद, पहला बिल वही पास था। उसमें है कि परिसीमन हो जाएगा तभी महिला आरक्षण लागू होगा, और 2029 में महिला आरक्षण लागू होना है। परिसीमन जो है वो 2002 का जो कानून था परिसीमन का संशोधन, उसमें डिलिमिटेशन एक्ट में ये लिखा गया है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, और तब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। 2027 के फरवरी में जो है वो जनगणना हो जाएगी। अब यह है कि 2 साल के भीतर भीतर परिसीमन होगा कैसे, क्योंकि वो परिसीमन आयोग बना करके और उसको तमाम दलों के सभी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हर क्षेत्र का दौरा करके और सारी सीटें तय करना, उसके बाद उसका रेखांकन करना, सीमांकन करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। अब देखना यह है कि जब जो राजनीति के आधुनिक चाणक्य जिसको कहा जा रहा है, और जो मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में जो सबसे मजबूती के साथ जो बड़ा पिलर जो रहा है उनके साथ खड़ा, जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है अमित शाह का, वो इसका कैसे हल निकालते हैं, क्योंकि वो कानून की बहुत बारीकियों में जाते हैं, कॉमा फुल स्टॉप पढ़ते हैं, और वहां से वो निकालते हैं कि हाँ ये काम ये कैसे हो पाएगा। ये मुझे भी मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है ये, कि आखिर ये अमित शाह कैसे कर दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।